नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 1 मई शनिवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके निवास बाय आरके डेवलपर्स। मोबाइल पर मैसेज के जरिए करोड़ों का खेल। जिन लोगों ने सैंपल नहीं दिए उन्हें कौन भेज रहा है मैसेज? मैसेज भेजने वाले के पास कैसे पहुंच रहे हैं बड़ी तादाद में मोबाइल नंबर? करोड़ों के खेल में कौन कौन है शामिल? देखिए अभय न्यूज की खास रिपोर्ट, मैसेज के जरिए करोड़ों का खेल। उज्जैन जिले में इन दिनों हजारों लोगों के मोबाइल पर आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट के मैसेज पहुंच रहे हैं, जिसके माध्यम से ये संदेश दिया जा रहा है कि आपके आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट के लिए नमूने लिए गए थे, अतः आप रिजल्ट आने तक खुद को होम आइसोलेशन में रखें। ताज्जुब की बात तो यह है कि जिन लोगों के मोबाइल पर टेस्ट संबंधी मैसेज आ रहे हैं उन्होंने टेस्ट के लिए सैंपल दिए ही नहीं है। ज्यादातर लोगों के मोबाइल पर जो संदेश दिए जा रहे हैं उनमें जिला चिकित्सालय और आरडी गार्डी अस्पताल में नमूने भेजे जाने का जिक्र किया गया है। आशंका तो यह भी जताई जा रही है कि इस तरह के फर्जी मैसेज के माध्यम से बड़ा घोटाला किया जा रहा है। दरअसल आरडी गार्डी हो या कोई भी दूसरा अस्पताल या लेबोरेटरी, आरटीपीसीआर टेस्ट के एवज में सरकार द्वारा प्रति टेस्ट के मान से रकम अदा की जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संदेश मोबाइल के माध्यम से भेजे जा रहे हैं उनके जरिए बड़ा घोटाला किया जा रहा है। हालांकि इसके पूर्व इस तरह के मैसेज को लेकर सीएमएचओ महावीर खंडेलवाल ने मीडिया के समक्ष ये स्वीकार किया था कि शायद गलती से ऐसा हो गया होगा, लेकिन इसके बावजूद टेस्टिंग को लेकर भेजे जा रहे संदेश कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। उनमें सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि इन लोगों के पास हजारों की तादाद में मोबाइल नंबर कहां से आए। एक और खेल भी इन मैसेजों के माध्यम से खेला जा रहा है, वो है कोरोना टेस्ट के जरिए पॉजिटिव को नेगेटिव करने का। जिन लोगों का सैंपल लिया ही नहीं गया उन्हें कागजों पर पहले पॉजिटिव दिखाकर निर्धारित समय सीमा के बाद उसी तरह फर्जी तरीके से नेगेटिव बता दिया जाएगा। यानी बिना सैंपल लिए कागजों पर सारे खेल चल रहे हैं। सोचिए, अगर सरकार एक आरटीपीसीआर टेस्ट पर 500 रुपए भी खर्च कर रही होगी और इस तरह के 1 लाख फर्जी मैसेज भेजकर खेल कर लिया गया तो ये गेम करोड़ों का होता है। यह तो बस उज्जैन जिले का ही मामला है। तय बात है कि यह खेल सिर्फ उज्जैन जिले तक ही सीमित नहीं होगा। ये नेट संबंधी कोई भ्रांति हो सकती है। देखिए अभी इस समय जिस तरह का वर्कलोड चल रहा है, इंटरनेट और ये जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, एक और आप लोग तो सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए, आपको मालूम है कि एक लेवल के आगे उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, कोई गलती होगी तो हम उसको निश्चित रूप से सुधारने लगेंगे। उज्जैन में कोरोना कर्फ्यू के अंतर्गत नमकीन की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होने के बावजूद फ्रीगंज में नमकीन दुकान संचालक द्वारा नमकीन बेचा जा रहा था। तहसीलदार ने यहां पहुंचकर दुकान सील कर दी। तहसीलदार अभिषेक शर्मा को सूचना मिली थी कि प्रतिबंध के बावजूद फ्रीगंज में कमला नेहरू मार्ग स्थित जैन नमकीन भंडार के संचालक द्वारा ग्राहकों को नमकीन बेचा जा रहा है। तहसीलदार और टीम यहां पहुंची, उस दौरान महिला नमकीन खरीद रही थी। तहसीलदार ने दुकान सील करते हुए संचालक के खिलाफ कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर केस दर्ज कराने की बात कही है। ये बार बार इस आशय की शिकायत आ रही थी कि जैन नमकीन भंडार पे दुकान ओपन करके पीछे की तरफ से भीड़ लगा के सामान बांट रहे हैं, मतलब अपनी सामग्री बेच रहे हैं। इस संबंध में आज आए थे तो देखा था कि बात सही है, और अभी चूँकि लॉकडाउन लगा हुआ है और इस तरह के नमकीन भंडार और ये सब खोलने की अनुमति नहीं है, क्योंकि आदेश का उल्लंघन था, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे, इसलिए अभी उसको सील किया गया। हालांकि प्रतिबंध के बावजूद दुकान के बैकडोर से व्यवसाय करने वाले जैन नमकीन के संचालक जितेंद्र जैन से जब इस बारे में पूछा गया तो वे अलग ही राग अलापते नजर आए। आपको बता दें कि पिछले वर्ष भी लॉकडाउन की अवधि में इसी जैन नमकीन पर जिला प्रशासन ने इसी तरह की चालानी और सील करने की कार्यवाही की थी, लेकिन जैन नमकीन संचालक पर कोई असर नहीं हुआ। अनियमितता तो क्या है साहब, हम लोग नमकीन का व्यवसाय करते हैं और हमारा तेल का आइटम होता है,
और ये निरंतर लॉकडाउन से वो सब अव्यवस्थित अंदर पड़ा हुआ था। तो आज हम लोग कुछ साफ़ सफाई के हिसाब से आए थे और ये जो मेन शटर तो हमने खोला नहीं, गली से हमारा रास्ता है जो ऊपर घर भी जाता है, ऊपर पिताजी भाई बहू वगैरह रहते हैं, तो वो खोले थे। इतने में कोई महिला आई और वो निवेदन करने लगी कि प्लीज़ प्लीज़ दे दो, और उनको हमारा देना हुआ। और सब लोगों का कहना है कि आप निरंतर रोज़ दुकान खोल रहे हो, और ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कोरोना संक्रमण से लड़ रहे मरीजों को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने और संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए जिला प्रशासन ने शासकीय और निजी अस्पतालों के अलावा भी कई जगह कोविड सेंटर बनाए हैं, जिनमें आंशिक रूप से संक्रमित मरीजों को रखा जा सकता है। इसी क्रम में सामाजिक न्याय परिसर में भी एक कोविड सेंटर बनाया गया है। शनिवार को उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह सामाजिक न्याय परिसर में बने कोविड सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे। यहां कलेक्टर ने अधिकारियों से बात की और इलाज के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि यहां चरक भवन में भर्ती होने आने वाले उन मरीजों का इलाज किया जाएगा जिन्हें आसानी से ठीक किया जा सकता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो संभावना है कि 2-3 दिनों में ये कोविड सेंटर शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ पर बेड्स की और कुछ स्टाफ की व्यवस्था तो जरूर की गई है, लेकिन इसका कैसे प्रयोग किया जाना है, ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था रहेगी और दूसरी चीज़ें क्या रहेंगी, अभी इस पर काम किया जाना शेष है। मैं अपनी टीम के साथ में और ख़ासतौर पर चरक अस्पताल की जो टीम है उससे चर्चा करूँगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको आज या कल से स्टार्ट कर दिया जाए। इसको इस तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर चरक में कोई मरीज एडमिशन के लिए आ रहा है तो पहले हम लोग यहाँ पर रख के उसको जो बेसिक प्राइमरी ट्रीटमेंट है या फिर अगर हम लोग ऑक्सीजन की व्यवस्था कर देते हैं तो वो दे दें और उसके बाद में शिफ्ट कर दें। तो अभी इस पर काम किया जाना बाकी है। आज अपनी टीम के साथ में डिस्कशन करके हम लोग इसको कल से चालू कराने की कोशिश करेंगे। लॉकडाउन ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था, जनजीवन सहित सभी खेल गतिविधियों पर भी रोक लगा दी है। कोरोना ने लाखों लोगों के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाला है, मगर कहते हैं जहां चाहा है वहां रहा है। प्रैक्टिस स्थल बंद होने के बाद भी कोरोना मलखम खिलाड़ियों के मनोबल को तोड़ नहीं पाया है। कोरोना लॉकडाउन के पहले खेल ग्राउंड पर खेल गतिविधियां सामान्य तरीके से चल रही थी। लोटी स्कूल प्रबंधन के द्वारा संचालित मलखम प्रशिक्षण केंद्र पर प्रशिक्षक योगेश मालवीय बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे थे, मगर कोरोना से हुई मौतों ने सरकार को लॉकडाउन लगाने पर मजबूर कर दिया। साथ ही खेल गतिविधियां भी बंद कर दी गई। ऐसे में 1 महीने से ज्यादा समय से खिलाड़ी घरों में कैद थे, मगर मलखम जैसे खेल के खिलाड़ियों के लिए कोच योगेश मालवीय ने ऑनलाइन प्रशिक्षण की व्यवस्था की और उनको घरों पर उपलब्ध साधनों से ही अपनी ट्रेनिंग जारी रखने की अपील की, जिसके बाद राजीव नगर में रहने वाले दुबे परिवार ने अपनी बेटियों निहारिका दुबे और प्रभावना दुबे के लिए रोप मलखम की व्यवस्था की। साथ ही छत पर योग और स्ट्रेचिंग करने की सुविधा जुटाई। अब बेटियों की ट्रेनिंग निरंतर जारी है। उज्जैन शहर में इन दिनों कोरोना वायरस की भीषण महामारी के बीच जहां एक और अस्पतालों में पांव रखने की जगह नहीं है, निरंतर मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मन को शांत और प्रफुल्लित कर उस शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए योग और मलखम सिखाया जा रहा है। और सबसे खास बात यह है कि इस योग को नन्हे छोटे बच्चे सिखा रहे हैं। कहते हैं कि अगर हौसला हो तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। कोरोना जैसी महामारी को ठीक करने के लिए जहां डॉक्टर जी जान लगा रहे हैं, वहीं उज्जैन के छोटे बच्चे शहर के लोगों में उत्साह और मनोबल बढ़ाने के लिए योग सिखा रहे हैं। मलखम व योग सिखा रही यह नन्ही बालिकाएं प्रभावना और निहारिका दुबे हैं। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं। जब ये बालिकाएं छोटी थी तो बचपन में ही योग और मलखम किया करती थी। इनके माता पिता ने जब देखा कि यह बचपन में ही योग और मलखम के प्रयास कर रही हैं, तो इन्होंने शहर के योग एवं मलखम सिखाने वाली संस्था लोकमान्य तिलक में इन्हें सीखने के लिए भेजा। महज इतनी कम उम्र में योग और मलखम में यह दोनों बालिका पारंगत हो गई हैं और अब अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को योग और मलखम सिखाने का काम भी कर रही हैं। हमने यहाँ पे रोप लगा के रखी है। हम छत पे जाते हैं, रनिंग करते हैं, फिर हमारी एक्सरसाइज रहती है हम वो करते हैं, फिर नीचे आते हैं, योग करते हैं, फिर रोप पे चढ़ के एलिमेंट करते हैं, फिर अपना जो काम करना रहता है हम वो कर लेते हैं। आपको किसने सिखाया सब ये? योगेश मालवीय सर ने।
जिले के कोरोना कोविड सेंटर से लगातार आ रही अव्यवस्थाओं की शिकायतों के बाद अब शहर कांग्रेस कोरोना मरीज और उनके परिजनों की सहायता के लिए आगे आई है। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष महेश सोनी ने जिले के 4 कोविड सेंटर्स पर कांग्रेसियों की नियुक्ति की है, जो इलाज में परेशानी आने या ऑक्सीजन की कमी से परेशान हो रहे कोरोना पेशेंट के परिजनों की मदद करेंगे। कांग्रेस ने इनको कोरोना पीड़ित मददगार नाम दिया है। कांग्रेस शहर अध्यक्ष ने बताया कि ये कोरोना पीड़ित मददगार परेशान लोगों की समस्याओं और आवश्यकताओं को जिला प्रशासन के अधिकारियों तक पहुंचाएंगे, जिससे मरीजों को जल्द उपचार मिल सके और संकट के इस समय में इस महामारी से लड़ने में प्रशासन को मदद मिल सके। कोरोना पीड़ित मददगार के रूप में चरक अस्पताल में रवि राय, विवेक सोनी, मकसूद अली, माधवनगर अस्पताल में देवव्रत यादव, लालचंद भारती, सुनील गोठवाल, अमलतास अस्पताल में रवि भदौरिया, भरत आंजना और आरडी गाड़ी अस्पताल में मुकेश भाटी, मोती भाटी, आनंद मीणा, राहुल गहलोत काम करेंगे। एक सेंटर है अमलतास जो देवास रोड पे है, एक सेंटर है माधवनगर, एक सेंटर है चरक हॉस्पिटल आगर रोड और एक सेंटर है आरडी गाड़ी। तो हर जगह हमने 2-2, 3-3 हमारे सक्रिय कार्यकर्ता साथियों को प्रशासन और आम जनता के बीच में समन्वय के लिए नियुक्त किया है। अगर जनता के लोग कुछ तकलीफ लेके आते हैं तो वो वहाँ के सेंटर के लोगों से मिलके उनकी समस्याओं को हल करने का पूरा प्रयास करेंगे। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये लाइन लिखने वाले ने शायद कांची खेड़ी के ग्रामीणों जैसे लोगों को देखकर ही लिखी है। उज्जैन संभाग के शाजापुर जिले में आने वाले सारंगपुर के ग्राम किलोदा में कुछ ऐसा देखने को मिला जो सांप्रदायिक सोच रखने वालों के मुंह पर तमाचा है। दरअसल ग्राम किलोदा निवासी अशोक पाटीदार का निधन हो गया था। उनके अंतिम संस्कार में गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं आया। जब इसकी जानकारी पड़ोसी ग्राम कांची खेड़ी में लगी तो वहां के पूर्व सरपंच रजाक मेव अपनी टीम के साथ ग्राम किलोदा पहुंचे और अपने दोस्त अशोक पाटीदार के अंतिम संस्कार की तैयारी पूरे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार करवाई। कार्यक्रम में शामिल ग्राम कांची खेड़ी के पूर्व सरपंच रजाक मेव एवं उनकी टीम के सदस्य मुन्ना भाई मेव, करीम भाई मेव, फारूक मेव, अकबर मेव और अलीसर खेड़ा के सरपंच गुलाब बेग, वसीक बेग आदि शामिल हुए और इंसानियत की मिसाल पेश की। कोरोना काल में अपने परिवार से दूर रहकर इस महामारी से लोगों को बचाने के लिए पुलिसकर्मी अपनी परवाह किए बगैर अपना फर्ज निभा रहे हैं। कई पुलिसकर्मी अपने परिवार की खुशियों का त्याग कर जन सेवा में लगे हुए हैं। खाकी की मंशा सिर्फ यह है कि अगर हम चौराहे पर तैनात रहेंगे तो लोगों को इस महामारी के संक्रमण से बचा पाएंगे। पुलिसकर्मी चौराहों पर तैनात होकर देशभक्ति और जन सेवा की मिसाल पेश करते हुए लोगों से अपने घरों में रहने की अपील कर समझाइश दे रहे हैं। इधर 2 पुलिसकर्मी तो ऐसे हैं जो अपनी 40 साल की नौकरी से रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी 3 महीने तक कोरोना काल में अपनी सेवाएं निःशुल्क देने के लिए तैनात हो गए हैं। हम बात कर रहे हैं औद्योगिक थाने पर पदस्थ एसआई जगदीश पटेल और एएसआई बाबू खां पठान की। दोनों ही पुलिसकर्मी 30 अप्रैल को 40 साल की पुलिस सेवा से रिटायर्ड हुए हैं। एसआई जगदीश पटेल और एएसआई बाबू खान पठान ने रिटायरमेंट के बाद भी शासन की मंशा पर बिना किसी वेतन के कोरोना महामारी को देखते हुए जन सेवा करना स्वीकार किया। एसआई जगदीश पटेल और एएसआई बाबू खान पठान ने अभय न्यूज को बताया कि हमने हमारी स्वेच्छा से 3 महीने तक निःशुल्क कोरोना महामारी के दौरान जनता की सेवा करने का निर्णय लिया है। इसके लिए अगर शासन हमें कोई शुल्क भी देगा तो हम नहीं लेंगे। हमें बड़ी खुशी है कि हमें 3 महीने और जनता की सेवा करने का मौका मिला है। मैं 16/2/81 का भर्ती हूँ। अभी तक मेरी 40 साल की नौकरी हो चुकी है। आरक्षक के पद पर भर्ती हुआ था, अब उप निरीक्षक के पद पर हूँ और मेरी 40 साल की नौकरी हो चुकी है। और कल दिनांक 30/4/2021 को मैं रिटायर हो चुका हूँ। श्रीमान द्वारा किया गया है कि अभी कोरोना काल को देखते हुए 3 महीने का और अतिरिक्त निःशुल्क सेवा दो, तो हम 3 महीने की निःशुल्क सेवा कोरोना काल में देंगे हमारे तरफ से। जगदीश पटेल सब इंस्पेक्टर और एएसआई बाबू खां पठान, जिनका 30/4/2021 को कल दिनांक को रिटायरमेंट हो गया था, लेकिन शासन के आदेश और इसकी मंशा से इनमें ये पूछा गया था कि यदि आप सेवा करना चाहते हैं तो अपनी सेवा बढ़ाई जाएगी।
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी बताया गया था। तो इन लोगों से फिर पूछताछ करने पर इन्होंने कहा कि हम सशर्त और बिना प्रतिफल लिए और बिना पगार के ये सेवा करेंगे। ये बड़े अच्छे पुलिस के लिए गर्व की बात है। सभी व्यक्तियों की सेवा करने का धर्म पुलिस का ही है। सिख समाज के नौवे गुरु तेग बहादुर जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उज्जैन शहर के सिख समाज द्वारा माधवनगर अस्पताल में कोविड पेशेंट्स के परिजनों और असहाय लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। इस अवसर पर उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया भी माधवनगर अस्पताल पहुंचे और अपने हाथों से गरीबों को भोजन के पैकेट बांटे। तेग बहादुर जी के जन्म उत्सव पर किए गए इस भोजन वितरण का कई गरीब लोगों ने लाभ लिया और सिख समाज का धन्यवाद करते नजर आए। समाज के नौवे गुरु तेग बहादुर सिंह जी की 400वीं जन्म उत्सव है। मैं सर्वप्रथम तो उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूं और सिख समाज का बहुत बहुत साधुवाद हमारे युवाओं का जो सतत जो कोरोना संक्रमण से मरीज हैं ये माधवनगर अस्पताल में आए हैं, उनके साथ जो उनके परिजन आते हैं उनके भोजन की व्यवस्था यहाँ पे इनके द्वारा की जा रही है। जो भिक्षु समाज है या जो बेचारे मजदूर लोग हैं यहाँ पे, आपको ध्यान है यहाँ पे सब बैठे रहते हैं, उन लोगों की भोजन की व्यवस्था यहाँ रोज़ प्रतिदिन लंगर से हो रही है। आज हमारे नौवे गुरु गुरु तेग बहादुर जी का जन्मोत्सव है, तो इसी उपलक्ष्य में सिख समाज की ओर से और सिख समाज के सारे युवा पीढ़ी आज उनकी खुशियाँ बांटने के लिए गरीबों में अपने गुरुद्वारे की तरफ से सब लंगर वितरित किया जा रहा है और सेवा भाव से सब लगे हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा जा रहा है। देवास रोड स्थित शिवहारे कोचिंग क्लास के बाहर मुख्य मार्ग पर लगा विशाल साइन बोर्ड का निचला हिस्सा कभी भी टूटकर गिर सकता है। निचले हिस्से में लगे नगर निगम के बोर्ड की 4 में से 3 पत्तियां टूट चुकी हैं। अगर हवा का तेज झोंका भी आया तो यह नीचे गिर सकता है। मुख्य मार्ग होने के कारण यहां से आवाजाही सतत बनी रहती है। उन्हेल में 1 साल पहले भाजपा के पितृपुरुष पूर्व विधायक पुरुषोत्तम राव विपट के निधन पर शोक सभा में सामाजिक न्याय मंत्री थावर चंद गहलोत ने शमशान घाट के लिए 15 लाख रुपए दिए थे, जो आज बनकर तैयार भी हो गया है। उसी शोक सभा में राज्यसभा सांसद सत्यनारायण जटिया जी के द्वारा उन्हेल नागदा तहसील के लिए आवश्यकता होने के कारण अपनी निधि से एक एम्बुलेंस और 7,73,000 रुपए की घोषणा भी की गई थी। उक्त बातें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा कही जा रही है। उन्हेल तहसील में कोरोना का संकट किसी से छुपा नहीं है। उन्हेल की आबादी 80,000 से भी ज्यादा है, पर नेताओं का यूं जनता के मन में इस तरह उम्मीदें जगाकर भूल जाना इनकी कथनी और करनी को दर्शाता है। मंत्री गहलोत जी ने शांतिवन में श्रद्धांजलि कक्ष के लिए 15 लाख की घोषणा की थी और राज्यसभा सांसद श्रद्धेय जटिया जी ने एक एम्बुलेंस की घोषणा की थी। अभी तक नहीं आई, उसका क्या कारण रहा? कोई इतना टाइम हो गया, लगभग 18/2/2019 की बात है, तो लगभग काफ़ी टाइम हो गया अभी तक, जबकि जिनाई समस्या है, मूलभूत समस्या है, अगर घोषणा की तो अभी तक क्यों नहीं, क्या कारण रहा? ये आपका कहना ठीक है निर्मल जी, क्योंकि ये घोषणा हुए को लगभग 26 माह से ऊपर हो चुके हैं और निश्चित रूप से जनहित से जुड़ा हुआ ऐसा मुद्दा है एम्बुलेंस का, और वर्तमान कोविड की महामारी में इसकी प्रासंगिकता और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो निश्चित रूप से अभी तक इसका यहाँ नहीं आ पाना, ये मेरे पास तो भी पर्याप्त जानकारी नहीं है कि इसके पीछे क्या तर्क है, क्या कारण है, पर पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री नंदराम जी धाकड़ से आपको कुछ इसके बारे में जानकारी मिल सकती है। कि पितृपुरुष पुरुषोत्तम राव जी विपट की अंतिम यात्रा में राज्यसभा सांसद आदरणीय सत्यनारायण जी जटिया और केंद्रीय मंत्री आदरणीय गहलोत जी का अंतिम यात्रा में आना हुआ था, तो मैंने खुद उनसे आग्रह किया था कि हमारे जो पितृपुरुष है भाजपा की, उनकी स्मृति में उन्हें को कुछ सौगात मिले। तो 15 लाख रुपए जो है अंतिम यात्रा में शांतिवन के लिए उन्होंने सामुदायिक भवन के लिए स्वीकृत किए थे और राशि वहाँ पर लग चुकी है। और आदरणीय जटिया जी ने 7,30,000 रुपये एम्बुलेंस के लिए स्वीकृत किए थे। सांख्यिकी विभाग और कलेक्टर कार्यालय तक वो लेटर भी जारी हो गया था, लेकिन व्यवस्था नहीं हो पाई उसकी कि उसकी मेंटेनेंस कौन देखेगा। इस कारण से वो काम खटाई में पड़ा हुआ है
और आज महती आवश्यकता है कि आज इस स्थिति में कोविड का दौर चल रहा है तो बहुत अति आवश्यकता है, इसलिए हम पुनः जो है ऊपर मांग करेंगे कि यहाँ पे हॉस्पिटल में जो है एम्बुलेंस प्रदान की जाए। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।